अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फराज हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 16 से 17 दिन की दूरी पर हैं, और जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं और आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो आज मियाँ नवाज शरीफ ने मानसेरा में जलसा करते हुए उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अगर मुझे 5 जजेस ना निकालते तो आज हालात बहुत बेहतर होते और आज मानसेरा के पास एक खूबसूरत एयरपोर्ट होता। और उन्होंने कहा कि शिकवा भी किया KPK वालों से कि आपने ही उनको वोट दिया जिन्होंने मुल्क के हालात को मुल्क के हालात ख़राब किए, और जिन्होंने हालात ख़राब करने थे वो करके चले गए। अब दोबारा पाकिस्तान को पटरी पर लाने के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत कोशिश करना पड़ेगी और हुकूमत का साथ देना होगा आवाम को भी। और उसी के साथ साथ अगर बिलावल साहब की बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं पंजाब में इस वक्त बिलावल जरदारी। कल उन्होंने लाहौर में जलसा किया जो कि यकीनी तौर पर एक अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था। और आज उन्होंने साहिवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें 4 दफ़ा नहीं बल्कि एक दफ़ा मौका दें, हम आपकी किस्मत बदल देंगे, हम नौजवानों की किस्मत बदल देंगे। अगर तो आप इंतकामी सियासत पर यकीन रखते हैं और इंतकामी सियासत को आगे लाना चाहते हैं तो फिर शेर पर मोहर लगाएं, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ आए, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मुहैया हो, तो फिर 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाकर हमें मौका दें। और उसी के साथ साथ अगर PTI की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी जो PTI है उन्होंने पैगाम दिया जेल से कि इतवार वाले दिन से जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ बाकायदा तौर पर होगा, आवाम जो है वो अपने घरों से बाहर निकले। अभी तक सोशल मीडिया पर ही इंतखाबी मुहिम चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली इतवार वाले दिन से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने पर गौर कर रही है, और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये इंतखाबात से पहले ही करवा लिए जाएंगे। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार वारिस रज़ा साहब, और उनके साथ रज़ा सैयद साहब, और उनके साथ सफ़ीना खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सबका। रज़ा साहब, आपके पास सबसे पहले आऊँगा कि आज जैसे मियाँ साहब ने मानसेरा में कहा कि जिन्होंने हालात ख़राब करने थे वो करके चले गए हैं, अब सर्वाइव करने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगी, और ये कहा कि अगर मुझे 5 जजेस ना निकालते तो आज मानसेरा में खूबसूरत एयरपोर्ट होता। और तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम दे पाएगी? ये जो आज उन्होंने मतलब कि अपना नज़रिया पेश किया है कि आपके पास खूबसूरत एयरपोर्ट होता, आपके नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, इस बुनियाद पर नून लीग जो है वो टफ टाइम दे पाएगी PTI को? हवाला दिया कि मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि अगर उनकी हुकूमत को उस तरह से ना हटाया जाता कि जिस तरह से हटाया गया है तो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस बात में बहरहाल एक वज़न है। इसको आप एक सियासी बयानिया तो कह देंगे कि ये सियासी बयानिया है, लेकिन उनके मुखालफिन इसके ऊपर शायद डिसएग्री भी होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक मिसाक़ जमहूरियत हुआ था और उस मिसाक़ जमहूरियत में ये तय हो गया था कि अब मुल्क में जमहूरियत को दवाम दिया जाएगा और तमाम जो पार्लिमान होगी उसके नतीजे में बनने वाली इंतखाबात के उसको 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाएगी और डीस्टेबलाइजेशन नहीं होगी, पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन ना करने का वादा हुआ था। उस वादे में शरीक होने वाली जो बड़ी जमातें थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, JUI थी, जमात इस्लामी समेत दीगर कई जमातें थी। हाँ, अगर नहीं थी उसमें तो 2 जमातें नहीं थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी और एक MQM नहीं थी बड़ी जमातों में से। नतीजा ये निकला कि 10 साल तक तो मिसाक़ जमहूरियत के बाद तकरीबन स्टेबलाइज किस्म की डेमोक्रेसी रही इस मुल्क में, लेकिन 10 साल पूरे होने से पहले ही डीस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ाया गया और बज़ाहिर यही लगता है कि उस डीस्टेबलाइजेशन के पीछे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बारी दी जाए, उनको बारी देने का शौक था। तो वो बारी देने का शौक पूरा किया कुछ लोगों ने। खान साहब ने बारी लेने का शौक पूरा किया, खान साहब की बारी का बंदोबस्त कराने वालों ने उनको बारी दिलवाने का शौक पूरा किया। लेकिन बेड़ा गर्क किसका हुआ, तबाही बर्बादी किसकी हुई? पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान के आवाम की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तबाही बर्बादी हो गई। ये है वो तबाही बर्बादी
जिसकी जानिब गालिबन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा हो चुका है, हिजान इतना लोगों के अंदर भर चुका है कि अब कोई प्लॉजिबल बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से गुस्से ब्रेक पे और नाज़रीन। जज्बात से। रजा साहब आपके पास बाद में आता हूँ, एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक इन वी टॉक। वारिस साहब आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी भी ना उनके शिकवे जो शिकायतें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। उन्होंने हाफिज़ाबाद में जलसा किया तो उन्होंने कहा 5 जजों का जिक्र किया, आज भी उन्होंने 5 जजों का जिक्र किया। मतलब उनके जो शिकवे शिकायतें कब ख़त्म होंगे, या फिर वो खुद ख़त्म नहीं करना चाहते और जो हमदर्दी का कार्ड है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हैं? फराज साहब, आप ये बताइए कि मुझे जरा गिनती करके बताइए कि नवाज शरीफ ने कितनी जलसे की। सॉरी, आवाज़ नहीं आई आपकी। नवाज शरीफ ने जलसे कितने किए? 2 किए हैं। 2 किए। और कितने शिकवे शिकायत की? बहुत सारी किए हैं। नहीं किए। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अगर जलसों से हटके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो वहां पे भी बहुत शिकवे शिकायतें की गई। हाँ, सुन लीजिए आप। जितनी शद्दोमत से आपने ये जुमला अदा किया है कि जनाब शिकवे शिकायत कर रहे हैं, तो भाई शिकवे शिकायत क्यों ना करें। अव्वल तो मैं समझता हूँ कि उनके शिकवे शिकायत जो है ना वो इतने ज्यादा बनते हैं कि वो बहुत कम कर रहे हैं, और इस शायद के मसलहत के तहत जो है ना वो शिकवे शिकायत नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए कि जिसकी बेटे को जहाज की जो है वो कुर्सी से बांध दिया गया हो और बाप के सामने उस बेटे को तशद्दुद किया जा रहा हो, आप कह रहे हैं शिकवे शिकायत ना करें। जिसकी बीवी को उसके सामने जो है ना रुस्वा किया जा रहा हो, आप कह रहे हैं शिकवे शिकायत ना करें। जिसकी बेटी को उसके हाथ से निकालकर उसके हाथ छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया जाए, जो अपनी माँ और बाप के जनाजे पर ना आ सके, आप कह रहे हैं शिकवे शिकायत करें। ये कौन कर रहा, किसने किया? जनाजे पर तो आने मेरा से ख्याल किसने है रोका था? वारिस साहब आ सकते थे, अब भी तो आए हैं, अब भी तो आए हैं ना। किसने पकड़ा है? किसी ने नहीं गिरफ्तार किया। आपको फराज, आप 2008 में थे नहीं, 2006 में थे नहीं जब शरीफ साहब का इंतकाल हुआ है। आप बहुत छोटे थे। एयरपोर्ट से वापस किया है। ठीक है, तो ऐसा ना करें। बात यह कि इसीलिए मैं अमूमन सफीना से ये बात कहता हूं कि तारीख को जो है ना इधर उधर ना करें। तो शिकवे शिकायत तो उनके बनते हैं। दूसरे ये कि एक जब मिसाकी जमहूरियत के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी, तो उसको किसने डिस्टेबलाइज किया? उस पर कहते हैं आप शिकवे शिकायत ना करें। बात यह है कि डिस्टेबलाइज करने के लिए 2 जमातें जो है ना उन्होंने अहम किरदार अदा किया। यानी जब मिसाकी जमहूरियत बन रहा था तो मिसाकी जमहूरियत में एमक्यूएम को शामिल न करने का उसूली फैसला किया गया और पीटीआई ने उस मिसाकी जमहूरियत का बायकाट किया और जाके जो है ना गुल हमीद से जाके मिल गए ताकि जो है ना उनको हुकूमत दी जाए। ये करते हैं आपके लोग। ये जमहूरियत पसंद है ये लोग। आप तारीख में अगर जाएंगे तो इनसे ज्यादा जो है यानी बहुत ही अफसोसनाक किरदार जो अदा किया है इमरान खान का, और न सिर्फ यहाँ की पॉलिटिकल फैब्रिक्स खराब की, यहाँ की जो है माशी फैब्रिक्स खराब की, समाजी फैब्रिक्स खराब की, बदतहजीब नस्ल परवान चढ़ाए, वीलॉगर परवान चढ़ाए, और आप कहते हैं ये सहाफत हो रही है या सहाफत हो रही है। ऐसा नहीं है। तो शिकवे शिकायत जो है ना जब जुल्म होता है, आपको पता है आज आप कह रहे हैं कि जनाब हमसे, आज अलीमा बाजी कह रही है कि हमारे भाई से सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि खामोश हो जाओ। अलीमा बाजी को मैं याद दिला दूं कि परवेज रशीद को जब टॉर्चर किया जा रहा था और उसको बरहना करके मारा जा रहा था, तो परवेज रशीद को तो पुकारने वाला या उसकी बात करने वाला तो कोई नहीं था। अभी आपने देखे क्या है, क्योंकि आप पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि आप
जो ना सियासी लोग नहीं है। आपने हरा हरा देखा है, अभी आपको पता ही नहीं है कि सियासत क्या होती है। अभी उन खारदारों पर चले नहीं है आप। आपको अभी भी गवर्नमेंट के खर्चे पर आप मुर्गी खा रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पर, यानी तो कि चंदे की आदत पड़ गई है ना। वारिस साहब, तो आप क्या शिकवा करेंगे किसी से? वारिस साहब बात सुने, एक बात तो आप मानते हैं ना कि इस वक्त जो शिकवे शिकायतें की जा रही हैं, जाहिर बात है पहले भी इससे ज़्यादा किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए, वीडियो बयान सब कुछ जारी हुए, लेकिन जो इस वक्त शिकवे शिकायत किए जा रहे हैं ये हमदर्दी समेटने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि तमाम सियासी जमातें मतलब कि किसी न किसी हद तक करती हैं। ये तो बात मानते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो नस्ल जो 2006 के बाद आई है, 2015 और 16 के बाद जो आई है, उसको कैसे आगाह किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा? आप मुझे बताएं कैसे बताया जाएगा? कौन बताएगा उन्हें? इमरान खान बताएंगे? बिलावल बताएंगे? वही बताएगा ना जिसके ऊपर बीती है। आज की नस्ल को कौन बताएगा? आप मुझे बताए ना। उसको बताना चाहिए, बल्कि ज्यादा बताना चाहिए। सफीना, आपके पास आना चाहूँगा। आज मियाँ साहब ने कहा जी जिन्होंने मुल्क को बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए हैं, और दोबारा पटरी पर लाने के लिए इतना आसान काम नहीं है, आवाम को हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। मतलब इससे जाहिर होता है कि अगर हुकूमत जो भी आएगी उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होगी जो वक्ती तौर पर उस पर अमल दरामद करा के आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए या कुछ स्टेबल चीज़ें जो है वो स्टेबल की जाए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मनसारा में आज अच्छा जलसा था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लेवल से बहुत अच्छा था, उसका मैं क्रेडिट जो है कैप्टन सफदर को दूंगी। मनसारा में स्पेशली इस वक्त जो है पीटीआई के लोग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, वहां पर इतने लोगों को गैदर कर लेना, ये वाज अ गुड शो। नवाज शरीफ साहब की बात के वो शिकायत दर शिकायत, बल्कि आज तो आपने नोटिस ही नहीं किया। जिन्होंने उनको निकाला था उन्होंने तो उनको क्लीन चिट देकर साइड पे कर दिया। मियाँ साहब ने बड़ी नहायत महारत के साथ जनरलों का नाम ही नहीं लिया। बहादुरी के उच्च मीनार पे बैठे हुए हैं मियाँ साहब, जिन्होंने उनको निकाला था उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को नहीं निकाला था भाई, उनकी हुकूमत थी, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर था शाहिद खाकान अब्बासी, 5 साल कंप्लीट किए। एक प्राइम मिनिस्टर के चले जाने से जमहूरियत खतरे में नहीं आती है। फॉर गॉड सेक, एक तो पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा। मैं जिस मुल्क में बैठी हुई हूँ 4 प्राइम मिनिस्टर आ गए, हमारी जमहूरियत तो नहीं काम की। हाय 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 हाय, हम तो मर गए, हम तो लुट गए। अभी तो बल्कि इस वाले हमारा जो करंट प्राइम मिनिस्टर है इसके खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग हो गई। तो ये पाकिस्तान को उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत होता है। भाई प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क की जमहूरियत का ठेकेदार या अलमदार नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर आते हैं चले जाते हैं, वो हिस्ट्री में गुम हो जाया करते हैं। जमहूरियत पाकिस्तान में हुकूमतों का तसलसल होता है। तो आप तो पहले ये समझ लें, अगर माना कि आज नवाज शरीफ साहब की बेटी से हाथ छुड़ा के निकाला, नवाज शरीफ खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए थे कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, उनको किसी ने जबरदस्ती जहाज में नहीं बिठाया था, उनको पता था हम गिरफ्तार होने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से इस दफा वो आए थे और उनको पता था मैं गिरफ्तार होने नहीं जा रहा, मैं सीधा अपने घर लैंड करूंगा। तो नवाज शरीफ साहब की शिकायतें जायज हैं। जिन जनरलों ने उनको निकाला था उनके नाम नहीं ले रहे, वो 5 जजेस का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि हाँ मेरे पल जल जाएंगे। मैंने अगर अब दोबारा किसी जनरल का नाम लिया ना तो फिर छड़ी ऐसे खड़ी हो जाएगी। तो न करके लपेट लपूट के उन्होंने अपना बयानिया वो पीछे फेंका है। दूसरी तरफ अगर आज नवाज शरीफ की शिकायतें दुरुस्त है तो आज कई माओं की सरों से दुपट्टे खेचे जा रहे हैं, आज कई बेटियां जेलों में पड़ी हुई हैं, आज कई माओं के लाल जो है वो अपनी जानों से भी गए हैं। तो फिर वो भी शिकायतें दुरुस्त कर रहे हैं, फिर वो भी आने वाले वक्त में गलती से दोहराया जा रहा है ना, हमारे साथ क्या कुछ हुआ था। सॉरी, मैं कह रहा हूँ गलती को गलती से दोहराया जा रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, आप एक ऐसे शख्स को इल्जाम दे रहे हैं जिन्होंने आपको नहीं निकाला। नवाज शरीफ साहब, आपको इमरान खान ने नहीं निकाला, फॉर गॉड सेक, सबको पता है। ले या तो उस मर्द मुजाहिद बने और कहें कि मुझे जनरल बाजवा ने, और तब तो जनरल आसिम मुनीर भी थे, नाम लेके इन लोगों ने आपको निकाला है, लेकिन जुर्रत नहीं करनी, कमजोर पे वार करना है आपने, और वो भी ऐसा कमजोर जो आपके मद्दे मुकाबले ही नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ये बहादुरी का काम नहीं कर रहे, ये बहुत ही अपने पाए से नीचे गिर के ये हरकतें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को मैं समझी थी, आप लोग मुझे बता रहे थे वो एक नेशनल लीडर बन के आए, वो अब ये बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर उसी बातों पे क्या करें। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चा बन जाता है ना, भूल जाता है, उसको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है कि आपने ये नहीं कहना, ये कहना है। तो नवाज शरीफ साहब को भूल भाल के अपने मंशूर पे बात करनी चाहिए कि हम, आप वो शिकायतें कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह, आपने तो मुझे वोट नहीं दिए थे,
आप लोग मेरे नारे मार रहे हैं, ये क्या है? ये लीडर ऐसी बातें कर सकता है? आप एक जा रहे हो, पहले मियां साहब ने वहां जाते तस्लीम शिकस्त अपनी की है, वो कैसे की, आप लोगों ने उसका जिक्र नहीं किया। मैं यहाँ वजीर आजम बनने नहीं आया, मैं वोट मांगने आया हूँ। एक पार्टी का इलेक्शन लीडर लड़ने जो आया। मानता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, वो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैं वजीर आजम बनने के लिए आपके पास नहीं आया। मतलब क्या उनको यकीन हो गया कि वो वजीर आजम नहीं बनने जा रहे? ये उनकी पहली शिकस्त की पहली सीढ़ी है जो वो उसके ऊपर चढ़ गए हैं, और अब वो चाहते हैं कि बस उनकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाए। तो मियां साहब इस वक्त सिर्फ कॉम्प्रोमाइज 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 और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मियां साहब लीडर बन के नहीं उभर रहे हैं, वो डे बाय डे अपने आप को अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर, ठीक पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मियां साहब ठीक अपना कद छोटा कर रहे हैं। ठीक है, रज़ा साहब आपके पास आऊँगा। आज तलाल चौधरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, नून लीग में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौमी मुफाद के लिए जो भी हुकूमत आएगी तमाम सियासी जमातों को उसका हिस्सा होना चाहिए। मतलब वो जोड़ तोड़ की हुकूमत की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो भी हुकूमत आए दुआ करता हूँ कि सादा अक्सरियत से हुकूमत आए, और तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर इस तरह की जोड़ तोड़ की हुकूमत आई तो फिर कितने अरसे के लिए ये हुकूमत चलेगी? इंतशार के फ़रोग़ के लिए जो भी काम होगा वो काम पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ होगा, चाहे वो टॉक शो हो, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो तकरीर हो, चाहे वो सवालात हों। इंतशार का फ़रोग़ हम नहीं कर सकते। देखिए बात बहुत सादा सी है। तलाल चौधरी साहब एक लीडर हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ का इज़हार कर दिया। मैंने नहीं सुना उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और ये पहले भी बात जब आप वक्फे पे गए थे तो उस वक्त मैं भी यही कह रहा था कि बिसाखे जमहूरियत के बाद जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ गई थी, पार्लिमानी स्टेबिलिटी, उस पार्लिमानी स्टेबिलिटी की तरफ हमें वापस जाना होगा, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आखिरी वक्त है उन अनासिर का कि जो डिसग्रंटल्ड हैं, इसलिए कि उनके पसंदीदा आदमी को ऐवान इक़्तिदार से बाहर जाना पड़ गया एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत। अब वो लोग, उनका आखिरी टाइम है, शोर भी डालेंगे, साजिश भी करेंगे, बयानियाँ भी बनाएंगे। इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। जिसको जेल में रहना है तवील मुद्दत के लिए वो जेल चला जाएगा, जो पार्लियामान में आ जाएंगे वो पार्लिमानी जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम में अपना हिस्सा डालेंगे, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हों या किसी भी पार्टी के तौर पर मुंतखब हों। पाकिस्तान के पास सिवाय स्टेबिलिटी के और कोई ऑप्शन नहीं है। वो तमाम अफराद, वो तमाम तबकात जो स्टेबिलिटी के बरक्स बात कर रहे हैं, बरक्स काम कर रहे हैं, उनको पीछे हटना पड़ेगा और उनको जगह देनी पड़ेगी इस्तेहकाम को। स्टेबिलिटी का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि मखसूस चेहरे का हामिल या मखसूस नाम का आदमी आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी। नहीं, स्टेबिलिटी कोई भी लेके आ सकता है। जो भी स्टेबिलिटी लेके आ सकता है वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा, वो पाकिस्तान के मफाद में होगा, और वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होगा। तो अब हमें इलेक्शन का इंतज़ार है, और इलेक्शन के बाद हम इस किस्से को दफन कर देना चाहते हैं कि कौन किससे रूठ गया था और किसने किसको टक्कर मार दी थी और किसने किसको धक्का दे दिया था। इन चीज़ों से बाहर निकल के जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है जिनकी सबसे ज़्यादा मार पड़ी है जिनको इस मुल्क के अंदर, उनको दादरसी देने का वक्त है। अब उनको स्टेबलाइज करने का वक्त है। ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई, कान पक गए लोगों के सुन के, तंग आ गए लोग, और बहुत आप देखेंगे कि अनकरीब लोग ऐसे बहकाने वाले मक्कार किस्म के लोगों के असल चेहरों को भी पहचान जाएंगे, और वो अपनी रोजी रोटी पे फोकस करेंगे और मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए अपना अपना हिस्सा डालेंगे। वो वक्त ज़्यादा दूर नज़र नहीं आता मुझे। ठीक है, वारिस साहब आपके पास आऊँगा। जैसे तलाल साहब ने कहा है कि जी तमाम सियासी जमातों को हिस्सा होना चाहिए हुकूमत का। मतलब अगर कुछ जोड़ तोड़ की हुकूमत आती है, आप भी जानते हैं कि फिर अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर पाते, मामला बहुत उलझे रहते हैं उसमें। और क्या आप समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई हुकूमत आएगी तो कितने अरसे के लिए वो सर्वाइव करेगी? देखिए इस वक्त जो है ना, वो मैं रजा साहब की बात को आगे बढ़ा तो वो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है ना फराज जी, वो हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और समाज के यानी सोशली
हम बहुत ज्यादा जो है ना सूरत हाल हमारे यहाँ बिगड़ी हुई है। और ये अगर ये पॉलिटिकल लोग वाकईतन संजीदा हैं हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको तमाम के तमाम लोगों को आपस में बैठकर और एक कम से कम एक ऐसा इस्तेहकाम दिया जाना चाहिए, 5 साल या 10 साल जो भी अरसा उसका बनता है, कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, माशी स्टेबिलिटी हो, सोशल स्टेबिलिटी हो। तो राइट। इसके लिए मैं समझता हूँ कि 5 साल कम है। और कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है ना बनने में कोई बुराई नहीं है। शर्त उसमें यह है कि क्या कोलिशन पार्टनर जो है वो आया के वाकईतन जमहूरियत पसंद है, क्या आया के वाकईतन वो चाहते हैं कि ये समाज हमारा जो है ये पॉलिटिकली स्टेबल हो, माशी तौर से स्टेबल हो और समाजी तौर से स्टेबल हो। अगर वाकईतन ये बात है तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर सबके साथ मिलाकर और कोई हम्म। कोलिशन गवर्नमेंट बना ली जाए तो ये अच्छी बात है। और ये हमारे यहाँ इब्तिदा होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिस सूरत हाल में है ना इस वक्त, देखिए फराज इसको समझें, बहुत खतरनाक सूरत हाल में है। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त आपका मॉनेटरी जो आईएमएफ जिसको आप कहना चाहिए कहते हैं वो आपके ऊपर जो है ना इस तरीके से पंजे गाड़े हुए हैं हम्म। और आपकी माशी स्टेबिलिटी को वो आजाद नहीं करने देना चाहता। तो हमें कोई ऐसा सबके विजन्स, जितने भी हमारे पॉलिटिकल दोस्त हैं या पॉलिटिकल एरेना में दोस्त लीडर हैं, वो अपने अपने विजन के साथ जो है ना एक ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं जो कि हमें आईएमएफ के चुंगल से या दीगर मामला से हमें निकाल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भानपति का कुनबा नहीं है, बल्कि मुल्क के लिए, मुल्क के आवाम के लिए, मुल्क की मतलब आप कह माशियात रहे के हैं लिए, कि जब मुल्क तक की। हमारे जो लीडर हजरात हैं वो कासा तोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक जो मैशियत है वो स्टेबल नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि उनको जुड़ के बैठना चाहिए। तमाम तर इख्तलाफात अपनी जगह है, इख्तलाफ राय रखें आप, लेकिन मुल्क के लिए सब कम से कम 5 से 10 साल बहुत जरूरी है कि हम अपनी नस्लों को देखिए। ये मेरी और आपकी नस्ल का मसला है, बिल्कुल। ये हमारी नस्लों का मसला है। अगर हम आज की नस्ल को कुछ नहीं देके जाएंगे अपनी फहम से, अपनी फरासत से, तो ये नस्ल हमें जो है ना गुमगुश्ता तारीख का किरदार हो जाएंगे। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। जैसे वारिस साहब ने कहा कि मुल्क की मुफाद के लिए, अपने अवाम की खातर तमाम सियासी जमातों को जो है वो एक साथ मिलकर डायलॉग करना चाहिए या मिलकर काम करना चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जो मईशत है वो स्टेबल हो सके, ताकि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आ सकें। तो क्या आप मतलब कि इस चीज़ से एग्री करती हैं कि ऐसा हो पाएगा आने वाले वक्त में? फर्स्ट मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम पार्लियामेंट आने वाली है और पाकिस्तान के, मेरा ये भी बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है, मैं बारहा इस बात पे इत्तेफाक भी कर चुकी हुई हूँ कि पाकिस्तान को नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स तक एक ऐसे निजाम की जरूरत है जिसमें बेलॉस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ग्रो करने का मौका नहीं मिले। होल पाकिस्तान जितने भी सियासतदान है वो तमाम मुश्तरका तौर पर एक ऐसी राह पर चढ़ जाएं जो पाकिस्तान की तरफ फोकस करे, ना कि हमने आना है, हमारी पार्टी ने ग्रो करना है, हमने ज्यादा मिनिस्टर लाने हैं, हमने अपने खानदान का फैलाव ज्यादा करना है, हमने अपनी जायदादें ज्यादा बनानी है। इसको पीछे रखना पड़ेगा। खानदानी सियासत को बहुत लंबे अरसे के लिए पीछे रखना पड़ेगा और पाकिस्तान की सियासत की तरफ सबको ध्यान देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर 5 से 10 साल जो है न्यूट्रल किस्म की हुकूमतें अगर रह गई तो आप यकीन माने पाकिस्तान असल जमहूरियत की तरफ गामजन हो जाएगा। फिर क्या कोई ये नहीं कहेगा कि 5 से मैं 10 हूं तो साल रह पाकिस्तान पाएगी है। कोई? सॉरी, मैं कह रहा हूँ 5 से 10 साल कोई एक हुकूमत टिक पाएगी या कोई टिकने एक देगा? हुकूमत, मैंने एक हुकूमत की तरफ तो नहीं कहा आपको, मैंने कहा अच्छा 5 से 10 साल ऐसी हुकूमतें जो पाकिस्तान में न्यूट्रल हो, जो ठीक है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हाईलाइट करने के लिए नहीं बनाई जाए, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बनी हो, वो असल पाकिस्तानियों के लिए बनी हो और मुश्तरका बनी हो। मैंने बहुत पहले भी आपके प्रोग्रामों में कहा था कि मुझे आयरलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पर गवर्नमेंट जो है हाफ ऑफ टर्म में अपनी ऑपोजिशन एक दफा कहते हैं हम पाकिस्तान अपने पाकिस्तान की तरह नहीं अपने मुल्क के मफादात के लिए लड़ते हैं, हम अपने मुल्क के मफादात के लिए सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। हम बिल्कुल। देखते हैं कि अभी अगर हमारी पॉलिसी थी तो दूसरे भी सामने आए और वो मिलकर काम करें अपने मुल्क के लिए।
तो जब तक आप लोग एक नेशन नहीं बनेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और वो तभी बनेगा जब हम आपको अपने एक इंडिविजुअल, जो हमने छोटे छोटे बुत बना रखे हैं, कोई इमरान खान की सूरत में, कोई नवाज शरीफ की सूरत में, कोई भुट्टो की सूरत में, कोई मौलाना की सूरत में, इन बुतों को तोड़ना होगा। और तोड़ के जब एक पाकिस्तान बनाएंगे ना, तो तभी पाकिस्तान आगे चलेगा। ठीक है सफीना, यहाँ पे एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा। तलाल साहब ने कहा कि पीटीआई के कुछ उम्मीदवार जो हैं वो पंजाब से नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। आपके पास तो वैसे भी अंदर की खबरें होती हैं पीटीआई के हवाले बहुत से। सारे लोटे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो जीत के पीटीआई के साथ, जो ऐसे लोगों के साथ उन्होंने पहले ही मुआहदे कर लिए हैं। एक घुमन साहब का नाम मैं ले लेती हूँ पीटीआई का। उनके यहाँ पर लंदन में बहुत ज्यादा नून लीगी लीडरशिप के साथ मुलाकातें हुई। यहाँ पर वो जो उनके पीछे भाई सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, उनकी बकायदा सिटिंग्स हुई, जो पीएमएलएन के जो हमारे सहाफी हैं। तो वो उनको बाद में जब टिकट नहीं मिली, तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो है, मैं तो हैरानगी थी कि नून लीग की उन सहाफियों को हो रही थी कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बिहाइंड द डोर बहुत सारे मुआहदे कर लिए हुए थे। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पीएमएलएन ने बहुत सारे मुआहदे अभी भी करके रखे हुए होंगे कि अगर आप जीत जाए तो आप हमारे साथ आइएगा। तो वो तो आपको जब इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई के लोग जो होंगे, बहुत सारे ऐसे तैयार बैठे होंगे कि वो बोली लगवाएंगे अपनी। हमने तो अपनी नस्लें संवारनी है, हमने तो बड़े बड़े घरों में जाना, हमने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है, तो बिकने के लिए तो भी बहुत सारे बिकाऊ बैठे हुए होंगे। ठीक है सफीना। रजा साहब, आपके पास आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आज उन्होंने साहिवाल में जलसा किया है और कल उन्होंने लाहौर में जलसा किया था, जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा जलसा था। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में पंजाब में कुछ तब्दीली आ सकती है सियासी लिहाज से? पंजाब में अगर आप सियासी तौर पे देखें तो पंजाब में रजा पिछले साहब, आवाज आ 5 रही है? साल के दौरान, जी जी मैं सुन सकता हूं आपको। पंजाब में पिछले 5 साल के दौरान की जो हाँ, सियासत है, अगर आप उसको देखें तो उस हिसाब से वहां पर एक ट्रांजिशन हो रही है। वो ट्रांजिशन जो पहले तहरीक इंसाफ के फेवर में गई, उनको अक्सरियत तो नहीं थी 18 के इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली ऐसे सूरत हाल, मारूजी सूरत हाल हो गई कि उनकी हुकूमत बन गई वहां। उसके बाद जब आपकी हुकूमत बन जाती है पंजाब जैसे सूबे में, तो आपको मौका मिलता है वहाँ काम करने का, फंड्स होते हैं आपके पास, इख्तियारात होते हैं आपके पास, ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार होता है, लोगों को हायर करने का, नौकरियों पे लाने का, कॉन्ट्रैक्ट ठेके देने का इख्तियार होता है। तो 3 4 5 साल की अगर कोई हुकूमत पंजाब में कर ले तो उसकी काफी मजबूत जड़ें बन जाती हैं पंजाब जैसे सूबे के अंदर। तो ट्रांजिशन आई है। अब पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत बड़ा टास्क है बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपने ऊपर लिया हुआ है, बज़ाहिर एक बहुत बड़ा उन्होंने टास्क लिया हुआ है कि वो पंजाब से और पंजाब के भी जो मेनलैंड पंजाब है, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब जो है, वहां से वो पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा वोट मांगना चाह रहे हैं। जबकि ये बात माजी में देखी गई कि पिछले 20 साल के दौरान अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी को या तो साउथ पंजाब में कुछ थोड़ी बहुत पजीराई मिली है, या अगर ऊपर की तरफ देखें पिंडी की तरफ तो वहाँ एक आध सीट होती है, राजा परवेज अशरफ साहब की जो आबाई सीट है, या नैयर बुखारी साहब की जो सीट है इस्लामाबाद की, वहां से पीपल्स पार्टी जीतती रही है। लेकिन लाहौर से पीपल्स पार्टी को बिलावल साहब जो चांस ले रहे हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और इसको मैं बहुत ही यानी एक दिलेरी वाली बात है। एक बिलावल एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं कि जो अपनी जंग लड़ने के लिए एक ऐसी टेरिटरी के अंदर जाकर कैंपेन चला रहे हैं कि जहां पिछले 25 साल के दौरान उनकी पार्टी नहीं जीती है। तो अगर वो एक ऐसे महाज के ऊपर एक बहुत ही सीरियस किस्म की कैंपेन चला रहे हैं जिसमें वक्त भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रही है, पॉलिटिकल कैपिटल भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर बिलावल को मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे कतई नजर कि वो लाहौर से सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसका पता तो आपको इलेक्शन के नताइज के साथ ही चलेगा। लेकिन बिलावल की ये एफर्ट जो वो लाहौर में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इसी किस्म की एफर्ट की तवक्को थी हमें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या मरियम साहिबा कराची में आके करेंगी, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया, जिससे ये बात जाहिर होती है कि अभी उनको पंजाब की तरफ से ही पूरा एतमाद नहीं हुआ अपने बेस की तरफ से। तो बिलावल अपने बेस से इतने मुतमईन हैं कि वो पंजाब में जाके पेशकदमी कर रहे हैं, अगली सफ़ों में जाके, अगले महाज पे जाके कैंपेन चला रहे हैं। तो बिलावल को अप्रिशिएट करना बनता है इसके ऊपर, और पीपल्स पार्टी को नंबर देने बनते हैं कि कम से कम कैंपेन की हद तक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की हद तक ये लोग नून लीग के मुकाबले में ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। जी ठीक है वारिस साहब, जैसे रजा साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक अपने बेस पर मुतमईन नहीं है, कराची की तरफ रुख नहीं कर रही या फिर कहीं बाहर नहीं निकल रही पंजाब से,
तो क्या आप भी समझते हैं कि वाकई कोई कमी पेशी है अभी पंजाब में नून लीग के लिए? देखिए, नून लीग का एक हमेशा से मसला रहा है, इस मसले को समझने की कोशिश करें। और वो मसला ये रहा है कि नून लीग जो है ना वो पंजाब पर बेस करती है, और पंजाब के बेस का एक जो सबके जहनों में जो बात है वो ये होती है कि जनाब अगर पंजाब से आपने ज्यादा से ज्यादा फतेह हासिल कर ली तो आप कौमी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत जो है ना वो बआसानी बना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश के तौर पर और पॉलिटिकल हवाले से पंजाब को छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ना यहाँ पर पॉलिटिकली तौर से जो है ना वो गलती कर रही है और उसको नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि उसके लिए उसको एक कौमी जमात की जब वो हैसियत अपने आप को कहलवाती है तो उसको तमाम के तमाम सूबों में जो है ना वो जाकर जो है ना अपना इंतखाबी मुहिम चलानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो सिंध से बेखबर नहीं है। जाहिर है कि वो पंजाब को ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने जैसे कहा कि उसकी वजह यह है कि वो पंजाब का फोकस इसलिए कि हुकूमत बनाने का सबसे अहम टूल जो है वो पंजाब है, और उस पंजाब में वो किसी को अभी तक तो कम से कम पिछले 45 साल से तो उन्होंने किसी को आने नहीं दिया है और किसी को जीतने नहीं दिया है। तो इसमें जो है ना जो रजा साहब बात कर रहे थे तो इसमें बिलावल भुट्टो जिनके कंधों पर चढ़ के आ रहे हैं वो के बिलावल का ये कदम मैं रजा साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि अच्छी बात है कि आप दुश्मन के जो है ना ठिकाने पर जाकर जो है ना पेशकदमी करें, लेकिन बात यह है कि दुश्मन के ठिकाने पर पेशकदमी क्या उस फर्ज से मिलकर करेंगे जिसने 2013 में और 2012 में आपकी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया? क्या उससे जाकर आप जो है इस्तेहकाम हासिल करेंगे कि जिसने जो है ना सारी पूरे टेनवर 1-2 साल से वो पीटीआई करता रहा, उसके बाद आकर आपने उसको स्टेज भी दे दिया? क्या आप उससे मदद लेना चाहते हैं कि कि जो 9 मई के जिम्मेदारान हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब वो जो है ना उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनके साथ दुश्मनी हो रही है और उनके साथ उनको बदल लिया जा रहा है, लिहाजा मुझे वोट दिया जाए? तो और एक और बात है, रजा साहब ने ये बात नहीं सुनी है। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि मुझे लिल्लाह, आज ये जुमला है उनका कि मुझे एक मर्तबा तो वजीर आजम बनवा दें जी। तो भैया मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं होता है कि लिल्लाह मुझे एक दफा वजीर आजम बनवा दें, लिल्लाह ये कर दें। ठीक है, आप अपनी कारकर्दगी बताएं ना। पीपुल्स पार्टी के पास, रजा साहब मुझे जरा बता दें कि पीपुल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है? एक कारकर्दगी बता दें पीपुल्स पार्टी, एक। ये तो पीपल्स पार्टी वाले बता सकते हैं। 15 बरस से सिंध में है, मैं सिंध में रहता हूं, मैं कराची में रहता हूं, मैं सिंध के हिस्सों में जाता हूं। 15 बरस से एक सड़क बता दें, एक रोड बता दें। हाँ, वो कोल माइन तक थर का जो रोड बनाया वो चाइनीज ने बनाया। उसको अगर आप अपने क्रेडिट पर लेते हैं तो वो आपका क्रेडिट नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्रेडिट। तो बात ये है कि आपके पास कारकर्दगी तो कुछ है नहीं। आप साफ पानी तक तो दे नहीं सके कराची को 15 बरस से। तो बात यह है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जब आप आते हैं और कारकर्दगी की बुनियाद पर जब सियासत करते हैं तो आपको तो गर्ज ही नहीं है ना, सिंध से आपका कोई सरोकार ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि सिंध जो है ना सब आपके गुलाम है, वो आपको वोट दे देंगे, लिहाजा आप बेपरवाह हैं। और क्योंकि आप समझते हैं कि सिंध में जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे साथ ये होगा कि हम 1/3 नहीं हासिल करेंगे लेकिन हुकूमत हमारी बन जाएगी। तो ये जो है इंतहाई जो है ना वो गैर दानिशमंदाना कदम है यानी पीपल्स पार्टी का, कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो जकन लगाने जा रही है। अरे कुछ हो तो सही थे आपके पल्ले, है क्या आपके पल्ले? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हमारे साहब। ठीक है सफीना, आपके पास आऊँगा। बिलावल साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं पंजाब में कुछ दिनों से और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो वर्क कारकुन हैं उनको भी एक्टिव किया हुआ है
और यकीनी तौर पर कल जो उन्होंने लाहौर में जलसा किया पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जलसा था, वो आपने भी देखा होगा। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद सियासी माहौल में पंजाब में कोई तब्दीली आएगी, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो पाएगी? मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि बिलावल का सिंध से बाहर निकल के खेलना मुझे ये शो करता है कि वो सिंध में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और जब इंसान कंफर्टेबल होता है वो अपनी ऐसी बाउंड्रीज को ब्रीच करते हुए जाता है जहां दूसरे लोग सोच समझ कर एंटर होते हैं। और अभी जो बिलावल भुट्टो है वो उभरते हुए सियासतदान है जो कि फ्यूचर के उम्मीदवार है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उनका इतना बोल्ड स्टेप जाके उठाना और लाहौर जैसे एरिया के अंदर जाकर खुद इलेक्शन के लिए लड़ना और खड़े होना और फिर वहां पर अपना वजूद बरकरार रखना, इट्सेल्फ ये एप्रिसिएशन की बात है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर सबसे अच्छा प्ले कर रही है, सॉरी पीपल्स पार्टी, तो वो सबसे अच्छा प्ले कर रही है। नवाज शरीफ साहब के पास इक़्तिदार पिछले 6 सालों में तो हमारे पंजाब साहब जो हैं वो पंजाब के शरीफों के पास नहीं है। अभी वाले साहब ने कहा कि 45 सालों से तो उन्होंने अभी तक पंजाब किसी को दे, पंजाब उनसे छिन चुका हुआ है। ऑफिशियली तौर पर पंजाब जो है वो शरीफों के पास नहीं है, नून लीग की हुकूमत नहीं है, पहले पीटीआई की थी, उसके बाद अभी हमारे नकवी साहब है। शहबाज के बेटे जो है हमजा, वो चंद दिनों के लिए जरूर सीएम बने थे लेकिन वो भी चलता बने, उनके पास नहीं है। तो पंजाब इटसेल्फ जो है नून लीग के हाथ से जा चुका है। अरे वो वाला पंजाब नहीं है कि जहां खंबा भी खड़ा होगा तो लोग जो है वो शेर को वोट डाल देंगे, ऐसा नहीं। अब बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका है पंजाब, पीटीआई का बहुत ज्यादा होल्ड है वहां पर, आजाद कैंडिडेट्स का बहुत ज्यादा होल्ड है, एसएकाम पार्टी के बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनका बहुत ज्यादा होल्ड है। तो नून लीग इस वक्त कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है, नून लीग डरी हुई है, नून लीग सहमी हुई है कि वो, मैंने आपको जैसे पहले भी कितने प्रोग्रामों में लगातार एक ही बात कहती आ रही हूँ कि नून लीग बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो क्यों डरी हुई है? क्योंकि वो पंजाब पे अपना तसल्लुत वापस लेना चाहती है, वो पंजाब का कब्जा वापस हासिल करना चाहती है, और शायद इसी वजह से वो पंजाब से बाहर नहीं निकल पा रहे अभी, जैसे रजा साहब ने कहा कि अभी तक मुतमईन नहीं है। मैंने आपको पहले दिन से कहा पंजाब का टोटल नून लीग का फोकस पंजाब पर है, वो वजारत उज़्मा की तरफ नहीं देख रहे हैं। उनका सबसे बड़ा फोकस इस वक्त यह है कि पंजाब उनको वापस मिल जाए। लेकिन यहाँ पर इस दफा अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनती है तो आपको ये परसेप्शन भी टूटती हुई नजर आएगी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेती है पंजाब में हुकूमत भी वही बनाती है। तो इस दफा आपको डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा। ये मिथ भी आपको टूटती हुई नजर आएगी कि पंजाब में सिंगल मेजोरिटी जीते या ज्यादा जीते सीटें वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जिसको पाकिस्तान की रियासत चाहेगी। तो ये फिनोमेना भी इस दफा टूट जाएगा आप लोगों का कि जी पंजाब में अगर ज्यादा सीटें लेंगे तो हम हुकूमत बना जाएंगे। ठीक है रजा साहब, आपके पास आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो दोबारा करवाए जाएंगे और इस पर जो पेपर वर्क है वो भी जारी है। तो क्या आप, और फैसला ये भी किया गया कि इलेक्शन से पहले करवाए जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये फैसला पहले कर लिया जाता तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला भी मौजूद होता और आराम से इलेक्शन में उतरते, अपने बल्ले के साथ उतरते, और ये फैसला इस वक्त पर क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए ये बात आपके इसी प्रोग्राम में हमने पहले डिस्कस की थी, आज से शायद 2 हफ्ते पहले डिस्कस की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर लेजिटिमेट लीगल रास्ता है तो वो ये है कि वो अदालत के सामने हम्बली सरेंडर हों, अपनी जो गलती रह गई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उसको कबूल करें और फिर अदालत से इंटरिम रिलीफ की दरखास्त करें हम्बल सबमिशन के साथ और उनसे टाइम मांगें और फिर उस रिक्वायरमेंट को, उस लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करें। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम में थी और उनको ये लग रहा था या उनके वकीलों को ये लग रहा था या हो सकता है कि उनकी जेल में बंद क़यादत को ये लग रहा होगा कि जी हम प्रेशर डालेंगे और अवामी जो प्रेशर है या जो मीडिया में परसेप्शन का प्रेशर है या जो यूट्यूबर्स का प्रेशर है, उस प्रेशर के आगे अदालतें जो हैं वो हमें रिलीफ दे देंगी। ऐसा नहीं हुआ। अदालतों ने वो तमाम प्रेशर्स जो हैं उनको नज़रअंदाज किया और अदालतों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 22 दिसंबर को किए जाने वाले फैसले को अपहोल्ड कर दिया। तो अब सूरत हाल इसके अलावा यकीनन और कोई रास्ता है ही नहीं तहरीक इंसाफ के पास कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो सुकम है उसको दूर करें, अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात को सीधा करें और फिर दोबारा से अपनी इंतखाबी निशान को वापस लेने के लिए एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मेरा ख्याल है अगर तहरीक इंसाफ संजीदगी से इस जानिब रुजू करने के लिए आमादा और माइल हो गई है तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है, बहुत पॉजिटिव बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और तहरीक इंसाफ को इस हवाले से अगर वो, जैसा कि आपने कहा कि अगर वो संजीदा हैं
तो उनको बिल्कुल ये भरपूर मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी जो कमी कसर है, जो कमजोरी है, उसको दूर करके और वो अपने इंतखाबी जो लेजिटिमेसी है उसको वो बहाल करें, या अगर उनको मौका मिल सकता है तो उन्हें अवेल करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई कानूनी रास्ता नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ यहाँ पर किसी जिद पे कायम हो जाती है या यहाँ पर यह कोई नेगेटिव स्टांस लेती है तो फिर इररिलेवेंट होते चले जाएंगे, और ठीक उसके है। नतीजे में जब वो आज़ाद अरकान आ जाएंगे मुंतखब होकर इलेक्शन में, कि जो पिछले साबिक कप्तान क्रिकेट टीम के नाम पर वोट लेकर आएंगे, और लेकिन उसके बाद जब वो हाथ मिलाएंगे अगले वजीर आजम के साथ, तो फिर वो सारी सियासत और फिर वो सारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और इतनी ज्यादा ठीक पीछे है। चली जाएगी, ठीक है रजा साहब, उसको आपका रिकवर पॉइंट करना आ गया। पॉसिबल नहीं है। प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।